देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बड़ा सीरियस प्रोग्राम करने के लिए घर से चला था, लेकिन जब यहाँ आया तो कुछ मज़ाहिया ख़बरें मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तज़ियाकार स्पेशल आज के शो को कह सकते हैं आप। आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ साफ़ी और तज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मज़हर अब्बास साहब। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को ज़हमत कलाम दूँ, बताता चलूँ कि खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने इस अज़्म का इयादा किया है कि ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया भर में इज्जत होगी। ये खबर सुनकर उन तमाम लोगों की चीखें निकल गई जिनके पास ये ग्रीन पासपोर्ट है। कभी वो एक नज़र ग्रीन पासपोर्ट को देख रहे हैं और कभी टेलीविज़न स्क्रीन को, न जाने ऐसा क्यों है। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की तारीख का इस वक्त सबसे मुश्किल दौर है। कोई दिल जला कह रहा था कि ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही। खान साहब मजीद फरमाते पाकिस्तान की तारीख में इतना खसारा कभी नहीं हुआ। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत भी तो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं थी। पता नहीं मुझे कितनी गलतफहमी है। गलतफहमियां दूर करने के लिए जाऊंगा बराह रास्त जनाब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ एक मरतबा फिर इस शो में शामिल हो रहे हैं। सर, खान साहब को माजी ने घेर लिया है। इससे पहले कि मैं आज के मौजू पर आऊं, थोड़ा सा माजी की झलक दिखाता चलूं। आप तो जाहिर है जानते ही हैं, खान साहब ने फरमाया है कि शाहाना रहन सहन रखने वाली हुकूमतों ने मुल्क को बर्बाद किया, काइंड ऑफ इसी तरह का स्टेटमेंट कल उनका अखबारात की जीनत बना, उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए। खान साहब फरमा रहे थे कि टैक्स चोरी का निज़ाम रोकने के लिए पाकिस्तान में हुकूमतों ने मुजरिमाना गफलत बरती। सर, हुकूमतों ने जो कुछ भी किया, खान साहब की हुकूमत आ गई थी तब तो दुरुस्तगी हो जानी चाहिए थी, और शाहाना रहन सहन के खात्मे के लिए सादगी का प्रचार करते हुए वज़ीर आज़म हाउस से जो कुछ भी हुआ, हेलीकॉप्टर 55 रुपए पर माइल जो है वो फ्लाइट ले रहा था, उसके साथ साथ वो जो लश्कर बुजदारी चलता है, 26-26 गाड़ियों के काफले, आपके ख्याल में ये सब ऐन सादगी के फरोग के लिए अपनाई जाने वाली कोशिश है? सिद्दीकी साहब, आप बहुत भोले आदमी हैं। आपने खान साहब की बातों को इतना संजीदगी से लेना शुरू कर दिया, मुझे हैरत है। क्या खान साहब ने ये नहीं कहा था कि 200 अरब रुपए जो बाहर पड़े हैं बस मेरे आने की देर है, फिर उसके बाद वो बरसने शुरू हो जाएंगे, बरसात शुरू हो जाएगी डॉलर्स की? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे IMF के पास जाना पड़ा? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जब दोस्त ममालिक से आप भीख मांगने के लिए जाते हैं तो आपकी गैरत जो है उसका सौदा हो जाता है? तो उन्होंने तो बहुत सारी बातें की थी। आप क्यों उनकी बात को दिल से लगा रहे हैं? इसको भी उसी तरह की एक बात समझें और आराम से बर्दाश्त करने की कोशिश करें। बहुत कुछ अभी और बर्दाश्त करना बाकी है। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरे लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि जब ये हुकूमत बारज़े वजूद में आई तो उसके अगले दिन से हमें ये पता चलना शुरू हुआ कि उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि सूरत हाल क्या है। ना उन्हें इकोनॉमी का पता था, ना उन्हें गवर्नेंस का पता था, ना उन्हें नेशनल असेंबली में कैसे चलाना है पता था, ना पंजाब। तो आपने देखा कि इस मुल्क के जो इकोनॉमिक एरिस्टोटल हैं जनाब असद उमर साहब, उनको 5 महीने लगे कौम को ये कन्विंस करने में कि सवाए IMF के पास जाने के और कोई चारा नहीं है। ये सारे मनाजर आपके पास हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि VIP कल्चर का जो आपने बुजदारी लश्कर की बात की है, आप बेचारे एक बुजदार के पीछे क्यों पड़ गए हैं भाई, खुदा के लिए? क्या आपको वो ट्रैफिक जैम्स और वो बाकी के सारे लीडरान के मालूम नहीं है? आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अब भी वहां से हेलीकॉप्टर से उड़ते और सीधे अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं? ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा था मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसको यूनिवर्सिटी बना दूंगा, उसके मिलिट्री जो सेक्रेटरी होता है उसके घर में रह रहे हैं, मगर पूरे का पूरा जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो चौक्ड है, उतनी ही सिक्योरिटी वहां सब कुछ मौजूद है। तो भाई दिल से लगाना बंद करें। आप खुद भी वैसे बड़े नाजुक दिल के आदमी हैं, तो इन बातों को दिल से आप मत लगाया कीजिए जी। लेकिन सर, मुझे लग रहा है ये हुकूमत कुछ अरसे और रह गई तो मेरा दिल के साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल और आसाब बहुत मजबूत हो जाएंगे। देखिए, एक बात याद रखिए, जहां तक दिलों का मामला है इसका हाल अल्लाह जानता है, और दिलों को किस आफत से कब बचाना है इसका हाल भी अल्लाह जानता है। तो ये मेरे ख्याल से मैं और आप मिलकर अगर अल्लाह पे डोरी छोड़ दें तो को मुनासिब फैसला हो ही जाएगा। अच्छा, वैसे अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, कहीं इस पे भी कोई फतवा ना लग जाए। अल्लाह मियाँ को कुर्रे अर्ज पे इतना मसरूफ किसी कौम ने नहीं रखा जितना हमने रखा है। मतलब अल्लाह मियाँ को बहुत सारे काम करने हैं ना, वो तो मालिकुल मुल्क है, बहुत सारे काम है। अगर आप मुझे
इस हवाले से अगर आप मुझे इजाजत देंगे एक मिनट की, तो मैं एक वाकया आपको तारीखी सुनाना चाहता हूं। जब मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हुआ तो प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, और वो मॉर्निंग में बैठ गई थी ब्लैक लिबास पहन के 3 दिन तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में। ये हिस्ट्री की बात है। उमर कुरैशी जो भुट्टो साहब के दोस्त होते थे, वो भी अफसोस करने के लिए कुछ तीसरे दिन पहुंचे वहां। तो उन्होंने देख के बेनजीर ने कहा, उमर अंकल मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया है। तो उमर कुरैशी साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा, बट लेडी प्राइम मिनिस्टर, गॉड इज ए वेरी बिजी पर्सन। उसने तो पूरी दुनिया के मामला जात देखने होते हैं, आपकी बारी कब आएगी ये हमें पता नहीं है। तो ये अल्लाह ताला जो है वो दिलों के हाल जानता है, वही कोई इसका रास्ता निकाले तो निकाले। आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा इत्मीनान का इजहार और करें, अल्लाह ठीक ही करेगा। अल्लाह ताला। अवैस तौहीद साहब हमारे साथ हैं। अवैस तौहीद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं? बहुत अरसे के बाद आपकी आवाज सुनिए, खैरियत से हैं आप? दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। सर ये शाहाना अंदाज़े हुकूमत पर हम बात कर रहे थे। उस्मान बुज़दार साहब, हालांकि उनको प्रोटोकॉल का कोई शौक नहीं है, खान साहब इंकशाफ फरमा चुके, ये भी फरमाया उन्होंने कि उनका सबसे बड़ा मेरिट जो है वो उनकी एज जो इनकिसारी है। सर 40 गाड़ियों का तो नहीं, लेकिन 26 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में लेके वो घूमते फिरते नजर आए हैं, अक्सर आवाम को उन्होंने दर्शन दिए। आपके ख्याल में ये जिस सादगी का प्रचार किया जा रहा है, इसका इजहार उस्मान बुज़दार साहब ने जो किया वो ऐन हक था, या मैं बिलावजह ही कीड़े निकाल रहा हूं इस बात में? नूरुल अहमद साहब, जो स्कूल में थिएटर वगैरह होता था, प्ले होते थे, अब भी जो थिएटर होता है, स्टेज ड्रामा होता है, उसके अंदर रिहर्सल होती है। लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा कि वजीर आला जो है वो खुद रिहर्सल पर है। अब हमारी जो क्रिकेट टीम है वो मुस्तकिल अंडर ट्रेनिंग रहती है, रिहर्सल में रहती है, और हमारे दिल जो है वो बस धड़कते रहते हैं कि अब ये कुछ करें, और फिर वही होता है, वो कहते हैं कि हम अंडर ट्रेनिंग है, तजुर्बा ले रहे हैं साउथ अफ्रीका की फास्ट विकेटों पे किस तरह खेलना चाहिए। अब बताइए कि शुएब मलिक को 300 वनडे के बाद जो है वो बाउंसर्स खेलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हफीज को 250 वनडे खेलने के बाद ही होना चाहिए, और उस्मान बुज़दार साहब जो है वजीर आला हो गए, तो अब वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अंडर ट्रेनिंग हूं मैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए। सलीम बुखारी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, खान साहब कह रहे थे कि एफबीआर। जी सर सलीम साहब जी, मैं एक तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि देखिए, वो क्रिकेट का मैच जो है वो होता है वनडे या 2020 या ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का। ये टेस्ट है लंबा, इसलिए 5-1 साल तो दरकार होंगे ट्रेनिंग के लिए ना। आप इसके ऊपर दिल छोटा मत कीजिए, वो सीख जाएंगे। लेकिन मैं आपसे जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि जिस सादगी का प्रचार खान साहब ने किया था और लोगों ने तवक्कात वाबस्ता कर ली थी उनसे, जो भी नारे उन्होंने लगाए थे इलेक्शन के बीच, सबके ऊपर इतबार किया लोगों ने, क्योंकि वो समझते थे कि आप सादको अमीन तो करार दे ही दिए गए हैं, लेकिन आप एक जिद के पक्के आदमी हैं, जो वादा कर देते हैं वो पूरा करते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो मायूसी हो रही है वो ये कि 5 महीने गुजरने के बाद भी सूरत हाल वहीं की वहीं खड़ी है। वही सब कुछ हो रहा है जो किसी भी नई आने वाली हुकूमत ने किया था, चाहे वो IMF के हवाले से हो, चाहे वो कर्जे लेने के हवाले से हो, और गवर्नेंस ना पहले कभी किसी हुकूमत ने करके दी है, ना इस वक्त होती नजर आ रही है। तो मेरे लिहाज से तो वो तब्दीली और वो इनकलाब का जो नारा लेके वो आए थे 30 अक्टूबर 2011 को, वो तो मेरे ख्याल से वहीं मिंटो पार्क में कहीं दफन हो गया है, क्योंकि उसके बाद इनकलाबी चीज तो हमें अभी तक देखने को कोई नहीं मिली, सिवाय इसके कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो अपने घर में बत्ती नहीं लगवा सका, उसको पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगा दिया। सर अवैस तौहीद साहब ये बताइए, इमरान खान साहब ने FBR पर जोर दिया है कि वो टैक्स चोरों पर खुसूसी तवज्जो दे। कुछ वाकफाने हाल या कुछ दिलजली ये कह रहे हैं कि अगर FBR ने ऐसा कर दिया तो काबीना में बहुत सारे लोगों की छांटी हो जाएगी। ऐसी कोई बात है या ये मफरूजा है? देखिए नूरुल साहब, बात ये कि FBR के अंदर खुद ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस निजाम को जोक की तरह चूस रहे हैं, और वो है ब्यूरोक्रेट्स या बाबू लोग, जिन्होंने हमारे निजाम में हर मुंतखब हुकूमत को वैसे ही सर्व किया और इसी तरह आमराना दौर में भी उन्होंने सर्व किया, और वो मौजूद रहते हैं, ना उनका एहतसाब होता है। तो मैं समझता हूँ कि FBR के बाबू जो लोग हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए, और साथ साथ में ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि अगर टैक्स पे एक यकसा तौर पे हाथ डाला तो फिर तो बहुत सारी ATM मशीनें तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी हैं, और वो नून लीग के सफ़ों में भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं, और हमारे कहीं ना कहीं हर महकमे के अंदर, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो,
हर जगह पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो टैक्स चोरी। अब अंदाजा लगाइए कैसी सितमदरी भी है कि 14 लाख लोग सिर्फ टैक्स देते हैं इस मुल्क के अंदर, जो 22 करोड़ का मुल्क है। तो उसके अंदर आप किस तरह, इसका मतलब ये है नूरुल साहब, जो मुझे समझ में आता है कि रियासत और अवाम के दरमियान एक एतमाद की जो अकॉर्ड है वो बिल्कुल नहीं। एक नाअहली, करप्ट होना एहलकारों का, सियासतदानों का, वो एक अलग बहस है। जब आप बुनियादी सहूलियात, सेहत हो, तालीम हो, पानी का मौसर करना हो, वो सब आपने जब प्राइवेट माफियाज को हैंड ओवर की हुई अपनी जिम्मेदारियां रियासत ने, तो फिर अवाम इस बात को किस तरह मान लें कि आप हमसे टैक्स ले लें। ये नॉर्वे, अभी नॉर्वे में गया था किसी कॉन्फ्रेंस में, वहां पे 40-60% टैक्स होता है, लेकिन बच्चों की तालीम, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, आपके अपार्टमेंट के कर्जेदार, सब जो है वो रियासत पर होती है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई जिहाद के तौर पे या मिशन के तौर पे ले, तो सबसे पहले तो बुनियादी जिम्मेदारियां तो सर, ये नॉर्वे का जिक्र छेड़ के आपने जो है वो मुझे एक हसद में मुब्तला कर दिया है। मैं आऊंगा ब्रेक के बाद तो आपसे पूछना चाहूंगा कि नॉर्वे में अगर कोई आपकी जान पे, जरा काइंडली मुझे रेफर कीजिए। मुझे एक छोटे से वक्फे पे जाना है, वक्फे के बाद आएंगे तो अवैस तौहीद साहब और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब। चेयरमैन नैब ने आज एक बयान दिया है, लेकिन आपसे इस बाबत में बात नहीं करूंगा। आपसे मैं इसी से मुताल्लिक एक खबर पर बात करूंगा। सऊदी अरब की बात करना बज़ाहिर बड़ा अजीब सा है, लेकिन सर यहाँ एक मिसाल, एक एग्जाम्पल तो सेट की है सऊदिया ने। शहजादे के बारे में 2-3 मरतबा खुद भी मैं उनके लत्ते ले चुका हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो हंटर वाली की तरह से जो रकम वसूल की है, वहां पे खबर बता रही है सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन खत्म, अशराफिया से 106 बिलियन डॉलर्स की रिकवरी की गई। शहजादा वलीद बिन तलाल को भी नहीं छोड़ा, 6 अरब डॉलर्स लेकर के, और फिर मुआफी मिली इन्वर्टेड कॉमास में। इस दौरान में उनको एक शानदार होटल में रखा गया, मेरा ख्याल है शायद कोई नजराना अकीदत भी पेश किया गया, उसके बाद फिर जेल भी पहुंचा दिया गया। न जाने कितने शहजादों को लपेट दिया गया। सर, अगर वहां पे भी ऐसे ही केसेस होते, अगर वहां पे भी नैब कोई होती, अगर वहां पे भी इसी तरह से आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, उसके खिलाफ रेफरेंसेस जाते, तो अंदाजन कितनी सदियां लगती जिसको उन्होंने रद्द करते हुए और उल्टा टांग दिया और पैसे वसूल कर लिए। देखिए भाई साहब, गुजारिश ये है, थोड़ा सा वापस ले जाऊंगा आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नैब के ऊपर। अगर आपको ये पता है कि जो रकम वसूल की जाती है उसका एक खास परसेंटेज जो है वो नैब के अफसरान लेते हैं, तो ये उसी तरह का मामला है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े घुर्गे जो हैं वो इसी के अंदर बच के निकल गए। मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं मेरा इशारा किस तरफ है, चाहे वो एडमिरल्स थे, चाहे वो जो भी थे, तो पैसे दे के चले गए। सबसे पहले ये करते हैं नैब वाले कि बंदे को पकड़ते हैं और अपनी बारगेनिंग के लिए वो फौरी तौर पे इंसाइट करते हैं, उनको प्रवोक करते हैं कि आप अपनी बारगेन पे जाएं। उसकी बेसिक वजह यह है कि उसके अंदर से उनको हिस्सा भी जो है वो मिलता है। अब वो करप्शन का पैसा जो है वो हुकूमत के वो लोग जो हुकूमत से तनख्वाह भी लेते हैं, कैसे उसके हकदार ठहरे, ये बात तो मेरे ख्याल से हमारे लेजिस्लेटर्स को पूछनी चाहिए थी जिन्होंने बनाया था। जहां तक नैब के कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, मैंने उसके बारे में आपको अर्ज कर दी, लेकिन नैब कर क्या रहा है उसके बारे में भी गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। देखिए, नैब के चेयरमैन साहब बार बार आके कह चुके हैं कि हम तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जिसने हाथ डाला है उसको छोड़ेंगे नहीं। और हर बात वो अपने इस बयान के बाद मेरे ख्याल से सोचते होंगे जरूर या शर्मिंदा होते होंगे कि ऐसा तो नहीं हो रहा, इवन हैंडेड एहतसाब तो नहीं है, ये तो टारगेटेड एहतसाब हो रहा है, इसलिए कि बाकी के वो लोग सारे जिन्हें इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत साजी से पहले चोर डाकू लुटेरे, बल्कि इलेक्शन से पहले कहा करते थे, जिनके बारे में उनके इरशादात ऐसे ऐसे खौफनाक थे, उनमें से 70 to 80% लोग जो है वो अब उनकी कैबिनेट का हिस्सा है, 7 to 80% उनकी पार्टी का हिस्सा है। ये आप किसी वक्त भी एनालाइज करके देख लीजिएगा। पीटीआई के वो हार्डकोर वर्कर जो हमने 30 अक्टूबर 2011 को देखे थे, वो तो आंख में सुरमे की तरह से डालने को भी नहीं मिलते हैं। तो ये जो एहतसाब इस वक्त हो रहा है, इसके बारे में सवाल उठ रहे हैं।
इसके बारे में आप ये देखिए बाहर क्या कहा जा रहा है, बाहर क्या लिखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जितनी जल्दी इसको इवन हैंडेड ट्रैक पे डाल दिया जाएगा, इसकी क्रेडिबिलिटी शायद थोड़ी बहुत बच जाए। दूसरी बात यह है कि अब एक नया शोषा छोड़ा गया है कि चूंकि वहां स्टाफ कम है, वहां का स्टाफ ट्रेन नहीं है, इसलिए केसेस बड़े वीक हो रहे हैं और अदालतों में जाके पिट रहे हैं, एक के बाद दूसरा केस पिट रहा है। आपके सामने है कि एक ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल देती है और नैब कोर्ट जो है वो उसको उसमें बरी कर देती है। मैं सदके चला जाऊं इस इंसाफ के सिस्टम के और इस कंट्राडिक्शन के ऊपर। मजाल है किसी के कान पर जू रही हो। हाँ, अलबत्ता एक शख्स मुझे याद आ रहा है जिसका नाम अली अहमद कुर्द है, जिसने कहा मैं उस शख्स, उस जज को देखना चाहता हूं कि वो किस चीज का बना है जिसने ये अजीमुशान फैसला किया है। तो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। यही हाल नैब का भी है। नैब की क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं और अब से नहीं उठ रहे हैं। मैंने आपको जो तारीख की तरफ हवाला देने की कोशिश गॉट योर पॉइंट सर। अवैस तौहीद साहब हमारे साथ हैं। सर, चेयरमैन नैब के स्टेटमेंट पर आऊंगा। अवैस तौहीद साहब, आज उन्होंने फरमाया और बड़ा दुरुस्त फरमाया है। वो पूछ रहे हैं कि जिन लोगों के पास 28 बरस कबल सवारी तक न थी, आज बैरून मुल्क जायदादों के मालिक हैं, ऐसा कैसे हो गया? यहां कैसे कैसे छक्के लग रहे हैं, कौन नहीं जानता? साथ ही साथ उन्होंने पूछा है 95 अरब डॉलर का कर्जा कहां खर्च किया गया? सर, ये लूटी हुई दौलत की वापसी हनूज एक नाकाबिले अमल नारा। पीटीआई हुकूमत में आने से पहले कहती थी कि हम आएंगे तो ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। उसके बाद दो मुतअद्दिद मरतबा मैं अपने प्रोग्रामों में ये बयान शामिल कर चुका हूं फवाद चौधरी साहब के, जिन्होंने हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना मुश्किल है। आपके ख्याल में क्या होने वाला है? देखिए नूर साहब के एक तो सबसे बड़ी बात कि हम और आप चाहते हैं कि लूटा हुआ पैसा वापस आ जाए और जितने दावे हैं वो सारे सच्चे साबित हों और ये जितने बिलियन डॉलर्स का दावे आ रहे हैं वो सब आ जाए। और लेकिन मसला ये है कि यही नारा हमने देखा कि जनरल अयूब खान ने लगाया कि लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, करप्शन है। उसके बाद फिर हमने जितने भी मार्शल लॉ हुए, जितनी भी मुंतखब हुकूमतें हुई, सबके अंदर यही मसला कि करप्शन का पैसा वापस आएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और हम ये हल करेंगे। तो हम तो नौजवानी से अब 1.5 उम्र हो गई है हमारी, तो हम तो यही नारा देखते आ रहे हैं। लेकिन हम सच्चे दिल से ये दुआगो हैं कि तहरीक इंसाफ का ये नारा सही साबित हो और बिलियन ऑफ डॉलर्स आ जाएं, जितने दावे हैं वो सब सच्चे साबित हों और हम और आप जो है खुशहाली देखें। हर घर के अंदर जो मकरूज हुआ चला जा रहा है, हर साल, हर माह, हर दिन बैरूनी कर्जा जात में। जब जनरल मुशर्रफ साहब आए थे साहब, तो जब भी उन्होंने कहा था कि जी बड़ी फाइनेंशियल करप्शन हुई है, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, 38 बिलियन डॉलर थे। जब वो छोड़ के गए मौसूफ तो 58 बिलियन डॉलर कर्जे थे। और उस वक्त के जो चैंपियन इकोनॉमी के जिन्होंने आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया था, इन्वेस्टमेंट बैंकर शौकत अजीज साहब, वो अब बाहर है और उनके केसेस भी चल रहे हैं। अल्लाह के फजल से जनरल मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनके खिलाफ भी केस चल रहा है, वो भी बाहर है। तो कहने का मकसद ये है कि जो जिम्मेदारान थे वो तो बाहर जाते थे, चले जाते हैं और हम और आप यहाँ पर इस चक्की के अंदर जो है पिसे जाते हैं और उन दावों को सच्चा साबित करने के लिए उस आटे में से जो है वो छान रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं सच्चाई निकल आए। कहने का मकसद ये है कि नैब का इदारा जो है, खुद जावेद इकबाल साहब जो है वो उनको भी साबित करना पड़ेगा कि नैब है कितना आजाद, कितना शफाफ इदारा। जिनका वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जिनको चैलेंज करते जा रहे हैं और उसके जवाब वो देते रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हुकूमत को भी और खुद नैब के इदारे को भी ये साबित करना होगा। ये मशीनरी पूरी की पूरी जो है वो करप्शन के साथ इतना पोल्यूटेड है हमारा निजाम साहब कि उसके अंदर से सच्चाई निकलते निकलते कई नस्लें गुजर जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस एहतसाब के निजाम के अंदर बुनियादी तब्दीलियां लाने का उम्मीदें, तवक्कुआत हमने तहरीक इंसाफ से लगाई थी, तो वो भी नैब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऑपोजिशन जिन्होंने ये बनाया था, सर की जिन उम्मीदों और जिन तवक्कुआत का जिक्र आप फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पूरी हो सके। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सलीम बुखारी साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ। सलीम बुखारी साहब, आज विफाक की तरफ से एक और विफाक के हवाले से एक और रेजिस्टेंस सामने आई है। सूबा ही जो हमारे वजीर आला है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि जी बहुत हो चुका, ये सूबे के जो तीनों अस्पताल हैं ये हम वापस लेंगे।
और मज़ीद इस किस्म की जो हाथापाई है उसका मुतहम्मिल ये सूबा, ये मुल्क नहीं हो सकता। बात कतई दुरुस्त भी है, NICVD में जो इम्प्रोवाइजेशन हुई है उसमें सूबाई हुकूमत का जो रोल है दैट कांट बी डिनाइड। सर ये मुझे बताइएगा, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, लेकिन अपने ज़िम्मे जो काम है उससे बेहतर नहीं है कि पहले वो कर लूँ उसके बाद फिर हम आएंगे। सूबाई मामलात में दखल अंदाजी से पहले अगर पिम्स की हालत को ही बेहतर बना दिया जाता तो बेहतर ना होता, मुराद अली शाह को रेजिस्टेंस की जरूरत ना पड़ती। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें वो मारूजी हालात जो हैं वो देखने पड़ेंगे कि जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है। असल में जरदारी साहब अब बायस तकलीफ है द पावर दैट बी के लिए भी और जो हुकूमत है उसके लिए भी, लिहाजा उनको टेम करने के लिए 2, 3, 4, 5 चीज़ें की जा रही हैं। एक तो नैब के नूस टाइटन हो रहे हैं, दूसरा 18th अमेंडमेंट की बात हो रही है। आपने सुना होगा जरदारी साहब से लेके बिलावल भुट्टो साहब और फिर खुद मुराद अली शाह साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा है। देखिए, मैं इस हक में तो नहीं हूं कि 18वीं तरमीम जो है वो कोई डिवाइन लॉ है, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। वो जब 18वीं तरमीम बनाई गई थी तो 1977 के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुलिया बिगाड़ा उन्होंने, और उसके बाद जो दावा किया उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कि हमने रूह उनकी इस वक्त तस्कीन पा रही होगी कब्र में, भुट्टो साहब की भी और बाकियों की भी, क्योंकि हमने वो 1973 का आइन उसकी असली सूरत में वापस कर दिया है 100 अमेंडमेंट्स करके। यानी मुझे बताइए कहां लिखा हुआ था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि सूबा सरहद का नाम KPK होगा? बताइए जरा मुझे, वो कौन सी ओरिजिनल स्पिरिट है? वो मुझे ये बताइएगा कि अगर आप गौर से कभी मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि इस 18th अमेंडमेंट में कितनी खौफनाकियां शामिल हैं। ये डिबेट मैं छेड़ना नहीं चाहता हूं यहां, ये किसी वक्त फिर किसी प्रोग्राम के लिए उठा रखेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर वफाक की हुकूमत इस वक्त किसी भी सूबे के पब्लिक की एस्पिरेशंस के खिलाफ जाएगी तो तबाहकारियां होगी। बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या है, KPK में सूरत हाल क्या है और सिंध में क्या होने जा रही है, ये सब आपके सामने है। मेरे ख्याल से द पावर दैट बी का ख्याल ये है कि इस बात को इससे आगे ना बढ़ाया जाए कि पंजाब में भी वही सोच और उसी किस्म की फीलिंग आ जाए तो शायद ये रुक जाए। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत और हुकूमत के कारिंदे, खासतौर से उनके जो स्पोक्स पर्सन है, वो सिंध को टारगेट किए हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं ये कि सिंध की एक बात मैं बड़े दावे से कहता हूं कि कोई ऐसी पार्टी जिसके बारे में उन्हें यह एहसास हो कि एस्टैब्लिशमेंट इसको सपोर्ट करती है, उसको आज तक वहां कभी पजीराई नहीं मिली है। इलेक्शन के रिजल्ट आपके सामने है। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जीती है वहां पर अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर? एब्सोल्युटली नॉट। वो जिस लिए जीती है मैंने उसका तज़किरा कर दिया, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, वाजिब हुआ कि यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा ले लिया जाए, तमातों को भी थोड़ा सा इत्मीनान नसीब हो। यहाँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। बलूचिस्तान में क़याम अमन के दावे क्या हुए, ये हमारा मौजू है। सलीम बुखारी साहब, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक छोटा सा वाक़या हुआ था जिससे मेरे और आपके लिए शायद ये छोटा होगा, लेकिन दर हकीकत ये वाक़या ज़ाहिर क्या करता है। सिविल अस्पताल के जो मुग़वी सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन, जो महज 5 करोड़ रुपए देकर 48 रोज़ बाद रिहा किए गए इखलाकन, इस दौरान में क्या कुछ कोशिशें ना की गई होंगी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से, लेकिन कोई जो है वो सुनवाई ना होने के बाद आखिरकार तावान देना ही पड़ा। सर, ये क्या जाहिर करता है? देखिए, अगर आप बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो आपको पूरी हिस्ट्री अजबर होनी चाहिए, वहां क्या क्या होता रहा है। वैसे तो रहीमुल्लाह यूसुफजई बहुत अथॉरिटी हैं बलूचिस्तान और KPK के मसाइल पर ख़ास तौर से, तो उनसे हम ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इनके रिहाई के लिए, इनकी बाजियाबी के लिए कोई संजीदा कोशिश हाई लेवल के ऊपर किसी एजेंसी ने या किसी हुकूमत ने कोई नहीं की, सिवाय इसके कि डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज करके बाहर बैठे दुआएँ करते रहे हैं और दुआओं के नतीजे में ये रकम दे के
और वापस आ गए हैं, तो मुझे तो बहुत सख्त गिला भी कह लीजिए, या मैं सख्त इस पर नाला हूं कि इनकी बाजियाबी के लिए कोई ऐसी कोशिश मुझे रिकॉल करके बता दीजिए कि आपको पता चला हो कहां छापे पड़े, किन लोगों को पकड़ा गया, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ नहीं है ऐसा। ये बहुत ही कसमपुरसी की सूरत हाल है और कैलसनेस है ये पूरी। एक तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं, और दूसरी बात ये है कि देखिए बलूचिस्तान में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, बाहर के फैक्टर्स भी हैं। वहाँ सियासी तौर पर भी जिस तोड़ फोड़ का आगाज़ जो जनाब जरदारी साहब ने किया था, उसके नतायज जब सारे भुगत रहे हैं। कहीं स्पीकर साहब रिज़ाइन दे के बैठे हैं, कहीं लग रहा है ये हुकूमत आज गई कि कल गई। कि सारे कुछ को मिला के अगर आप देखें तो मेरे नज़दीक ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर है कि एक हॉस्पिटल से एक डॉक्टर का अगवा होता है और फिर इतने रोज़ 52 रोज़ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुजर जाने के बाद वो 5 करोड़ रुपए दे के अगर वापस आते हैं तो ये सीरियस एक्सपर्शन है हुकूमत के ऊपर भी और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर ये एक वाकया, इसकी तरफ जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। सर ये न्यूरो सर्जन जो थे इब्राहिम खलील साहब, 5 करोड़ रुपए तावान मुबैना तौर पर ये दे करके इनकी वापसी हुई है। सलीम बुखारी साहब इरशाद फरमा रहे थे कि इनकी वापसी के लिए, इनकी बाजियाबी के लिए इंटेलिजेंस इदारे या सिक्योरिटी इदारों की जानिब से गालिबन कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। सर क़याम अमन की बातें की जा रही थी, तो ये भी तो अमन के क़याम के हवाले से इस पर भी तो वो उंगली उठाई जा सकती है। क्या कह रहा हूँ? अच्छा सर, मैं आपकी आवाज़ कट रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा जी। सर मैं अपना सवाल दोहरा दूं? अभी भी आवाज कट रही है। सर बलूचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज सलीम बुखारी साहब बहुत दूर से आ रही है और ये बिल्कुल मुझे नहीं आवाज आ रही, कट रही है बार बार। आवाज कट रही है दोबारा। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, खासतौर पर जो वो न्यूरो सर्जन का जो अगवा हुआ था और वो 5 करोड़ दे के आए हैं, उस पर आपका तबसरा चाहिए इनको कि कैसे आप देखते हैं सूरत हाल को। लाइन ड्रॉप हो गई। सलीम बुखारी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, लोरालाई में एक माह में 4 हमले हुए हैं, जिनमें से 2 टारगेट किलिंग के वाकयात थे और 2 खुदकुश हमले। सर वो दहशतगर्द जिनकी कमर तोड़ दी गई थी, आपके ख्याल में वो दोबारा किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन की खिदमात हासिल कर चुके हैं, दोबारा वो सर उठा रहे हैं? इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इदारों को दोबारा इनकी तरफ गौर करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए जो नहीं किया गया? क्या कहेंगे सर? सिद्दीकी साहब, मैं इस मामले में बहुत ही ब्लंट गुफ्तगू करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो। बलूचिस्तान जो है वो 2-3 मुख्तलिफ तरीकों से एक तरह से पूरी यानी एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बनी हुई है। एक तो वहां पर इंसर्जेंसी है, उसके जो बकाया एलिमेंट है काफी हद तक उनका सफाया हो चुका हुआ है। दूसरा हिंदुस्तान खासतौर से जिस तरीके से वहां है, और तीसरा काबुल अफगानिस्तान। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं, ये मुझे इस बात में बड़ी हैरत है कि ये हुकूमत जो कहती थी कि मुंह टूटता है, जान निकल जाएगी नवाज शरीफ साहब की अगर इन्होंने कभी कुलभूषण का नाम इनके मुंह से निकल जाए। कितनी मर्तबा सुना है मेरी जान आपने ये नाम इस हुकूमत के सरकर्दा रहनुमाओं की तरफ से? कोई पता चला कि इसकी क्या फेट बनने जा रही है? तो ये तबसरे उस वक्त जो होते थे, अगर आपको अपने किए हुए प्रोग्राम याद हो तो आपको याद होगा कि कुलभूषण को लेकर नवाज शरीफ साहब की जो ऐसी तैसी होती थी, अब कौन जिम्मेदार है उसका? तो बहुत सारे नेटवर्क वहां काम कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, खुशकिस्मती से उनसे दोबारा हमारा राब्ता हो चुका है। रहीमुल्लाह साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? ये बड़ा मसला है इस टेलीफोन के अंदर, आपकी तो आवाज बार बार कट रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आवाज बार बार कट रही है। भाई मेरी आवाज जरा कुछ बेहतर करो जब तक मैं सलीम बुखारी साहब से कुछ आगाही ले लूं। सलीम बुखारी साहब, ना बलूचिस्तान सुधर रहा है, ना बलूचिस्तान के हालात सुधर रहे हैं, ना मेरी आवाज सुधर पा रही है कि रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं सर। लेकिन ये मुझे बताइएगा, मुख्तसरन अगर हम बात करें, ये एक न्यूरो सर्जन का अगवा तो नहीं था, ये तो एक सिंबॉलिक चीज थी। मतलब इससे दहशतगर्द या इससे अगवाकार कोई खास पैगाम देना चाह रहे थे। वो ये बताना यकीनन शायद चाह रहे होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज करेक्ट मी, कि हम इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों से ज्यादा तवंगर ताकतवर हैं। एसपी दावड़ साहब के साथ जो कुछ हुआ, उनको अफगानिस्तान ले जाकर के और जिस बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना करके शहीद किया गया, हम आज भी महज हवाई फायरिंग कर रहे हैं।
शहरियार अफरीदी साहब को हमने रखा हुआ है, वो इस काम में आते हैं, उन्होंने वो सब कुछ कर दिया। सर यहां ये एक वाकया हो रहा है, एक यानी सर्जन 5 करोड़ रुपए तावान देकर के आ रहा है, गजब खुदा का। इसका मतलब है कि कौन महफूज है सर? मैं आपकी बात से पार्शली तो एग्री करता हूं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सूरत हाल ठीक है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अंडरमाइन कर दें वो सारी एफर्ट जो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने की है वहां पर बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। एक बड़ी लंबी दास्तान है, क्योंकि मैं वहां खुद जा चुका हूं और 3-4 बड़ी हाई लेवल ब्रीफिंग का मैं हिस्सा रहा हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोल सकता हूं कि वहां क्या हुआ है और क्या क्यों नहीं हो सका है। तो एक बात मैं आपको बस सिर्फ एक शेयर कर लेता हूं आपसे कि स्पिन बोल्दे के एक इलाका है जो अफगानिस्तान के अंदर वाक़ है, चमन बॉर्डर के बिल्कुल साथ। वहां पर एनडीएस, सीआईए और ये जो राह है, इसके ट्रेनिंग कैंप्स हैं बाकायदा, जहां पर इन फरारियों को ट्रेनिंग दी जाती है और वापस चमन के रास्ते रात को, चूंकि बॉर्डर बहुत पोरस है, रात को उनको दाखिल कर दिया जाता है। असला उनको यहां से किसी और सोर्स से डिलीवर होता है। तो ये जो सारी कुव्वतें बरसरे पैकार हैं वहां, इनके